नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। और क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो देखिए, हम यहाँ पर काफी सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उस समय पर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ को लिखा था तो किस तरह की परिस्थितियां थी हमारे देश में, किस तरह से स्त्री शिक्षा के लिए लोग जागरूक नहीं थे और जो स्वयं शिक्षित थे वो भी स्त्री शिक्षा के पक्ष में नहीं थे और उसके लिए वो बहुत सारी अलग अलग कुतर्क देते थे, अलग अलग दलीलें देते थे। और उन्हीं के आधार पर यहाँ पर उन्हीं दलीलों का, उन्हीं कुतर्कों का जवाब देते हुए बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। और चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझेंगे और साथ ही अच्छे से यहाँ पर रीडिंग करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ी थी। जैसे हमने यहाँ पर शुरुआत में पढ़ा कि लेखक ने बताया, जो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से आज भी समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख का नाश समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो गृह सुख के नाश का कारण होती हैं, यानी कि उनको घर के जो एक तरह से, क्योंकि पहले जो एक विचारधारा थी, जो एक सोच थी कि स्त्रियां जो है केवल घर के कामों के लिए बनी है, केवल उन्हें घर के काम करने होते हैं, उनको बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करना होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर इस तरह से अगर स्त्री को शिक्षित कर दिया जाए तो उसका घर के कामों में कम मन लगेगा और वो बाहर निकलना चाहेंगी, वो एक तरह से घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं उठाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उस समय पर जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख के नाश का कारण उन्होंने समझा। और फिर देखिए, वो जो लोग थे जो ऐसी बातें करते थे वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, सुशिक्षित लोग थे। तो ऐसे में उन्होंने इस चीज के लिए बहुत सारे यहाँ पर तर्क दिए थे, जैसे कि हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी यहाँ पर। और इसके बारे में देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि किस तरह से सीता और किस तरह से जो शकुंतला है उनके बारे में भी यहाँ पर बताया कि जो सीता है, शकुंतला है, उन्होंने किस तरह से अपनी बातों का विरोध किया था। क्योंकि देखिए, सीता माता को भी उस टाइम पे यहाँ पर जब आपको मैंने बताया था कि किस तरह से सीता ने उस टाइम पे लक्ष्मण से क्या कहा था। देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको कि जो जो प्राचीन कालीन जो स्त्रियां जब अपढ़ होती थी तो उनकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं थी। देखिए, भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी बीती समझी जानी चाहिए। अगर आप कहते हैं जो प्राचीन जो बातें हैं, जैसे यहाँ पर बताया कि रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया था वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गवारपन का सूचक नहीं है। तो पुराने ढंग के जो पक्के सनातन धर्मावलंबी है उनकी दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का बहुत अधिक महत्व होना चाहिए। जो सनातनी लोग हैं, ठीक है, तो वो जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो सनातनी धर्मावलंबी लोग हैं, उनकी नजर में एक तरह से जो वो लोग नाटकों की अपेक्षा जो भागवत है उसको मानते हैं। तो उसको अगर वो मानते हैं तो स्त्रियों, देखिए यहाँ पर जो स्त्रियों का अगर किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने का योग्य है, पढ़ने का परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। अगर इतने सारे एग्जाम्पल देकर ये कहा जाता है कि जितनी भी एक तरह से ऐसी वैसी बातें हुई हैं इतिहास में, वो सब स्त्रियों के पढ़े लिखे होने का परिणाम है, स्त्रियों ने की शिक्षा ग्रहण करने का परिणाम है, तो क्या ये पुरुषों के लिए बात लागू नहीं होती? क्या ये बात पुरुषों के लिए नहीं कही जाती
कि जितने भी एक तरह से अनर्थ है, यानी कि पुरुषों का किया हुआ जितने भी अनर्थ है, क्या ये उनकी विद्या और शिक्षा के परिणाम नहीं है? जैसे देखिए, सबसे यहाँ पर जरूरी चीजें, जो बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का परिणाम है तो सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि जितने भी, जैसे स्त्रियों के लिए कहा गया है कि उन्होंने जो कुछ गलत किया है वो उनके पढ़े लिखे होने का कारण है, तो यही चीज अगर हम पुरुषों के लिए कहें कि पुरुष जो कुछ भी गलत करते हैं, जो कुछ भी अनर्थ करते हैं, ये उनके पढ़े लिखे होने का कारण है। तो देखिए, इतनी सारी चीजें समाज में होती हैं, नर हत्या कर दी जाती है, डाके डलते हैं, चोरियां की जाती है, घूस ली जाती है, और एक तरह से आतंकवाद फैलाया जाता है। तो ऐसे में अगर हम यही सोचेंगे कि ये सब पढ़ाई करने के कारण हो रहा है, ये सब पढ़ाई लिखाई के कारण हो रहा है, तब तो जितने भी स्कूल हैं तब तो क्योंकि इंसान पढ़ता क्यों है, इंसान पढ़ाई लिखाई करता क्यों है? इंसान पढ़ाई लिखाई करता है एक सभ्य इंसान बनने के लिए, एक संस्कारवान इंसान बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए। लेकिन अगर पढ़ लिख कर वो ये सारे काम कर रहा है तो फिर तो स्कूल कॉलेजेस पाठशालाएं ये सब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इनका तो फिर कुछ काम ही नहीं रहता। परंतु विक्षिप्तों और बात व्यथितों और गृहस्थों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई थी? यानी कि शकुंतला ने क्या गलत कह दिया था जो उन्होंने कटु वाक्य कहे? क्या वह कहती कि आर्यपुत्र, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो तुमने पहले मेरे साथ गंधर्व विवाह किया और फिर मुकर गए, तो क्या ये उचित था? किसी के जीवन के साथ खेलना, किसी का जीवन बर्बाद करना, तो इस पर भी क्या शकुंतला खुश होकर दुष्यंत से कहती कि आर्यपुत्र, तुमने अच्छा काम किया, पहले तो तुमने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया और उसके बाद तुम मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। तो यानी कि अगर आप पत्नी पर घोर अत्याचार कर रहे हैं, पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार कर रहे हैं, उसे बहुत सारे कष्ट दे रहे हैं, उसे दुख दे रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं, उसको एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो क्या आप उससे कैसी उम्मीद रखते हैं? क्या आप उससे कैसे आप एक तरह से आशा रखते हैं कि वह मनुष्य स्वभाव का उसको, यानी कि मनुष्य के स्वभाव का उसको ज्ञान होना चाहिए? यानी आप कुछ भी करें वो सही है, लेकिन अगर आपकी पत्नी जो थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ी लिखी है, अगर वो कुछ कहती है तो वो क्या लगता है आपको कि वो एक तरह से मनुष्य स्वभाव का उसको ज्ञान नहीं है? तो यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, देखिए, सीता से अधिक साध्वी स्त्री सुनी नहीं गई है आज तक। सीता से अधिक साध्वी स्त्री, ठीक है, जो पवित्र है, जो हमेशा से पतिव्रता रही है, तो ऐसी साध्वी स्त्री के बारे में आज तक हमने कहीं नहीं सुना। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाए हैं, उसी ने परित्यक्ता होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहलाया है? देखिए, तो उन्होंने कहलाया है, देखिए यहाँ पर कुछ श्लोक लिखे गए हैं और जिसका अर्थ है, लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने आग में कूदकर अपनी विशुद्धता को साबित किया था। देखिए, जब एक तरह से रामचंद्र जी ने सीता माता को लंका के राजा रावण के यहाँ से छुड़ा कर ले आए थे, रावण को मार दिया था, एक तरह से लंका को विभीषण के हवाले कर दिया था, लंका को का राजा विभीषण को बना दिया था, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, सीता वापस आ गई थी। तो उस समय पर राम ने सीता से कहा कि तुम अपनी शुद्धता, अपनी विशुद्धता को एक तरह से
अपनी विशुद्धता दिखाने के लिए, अपनी विशुद्धता को साबित करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। यानी कि अगर तुम शुद्ध हो, अगर तुम पवित्र हो, तो तुम्हें इस अग्नि में बैठकर अपनी विशुद्धता साबित करनी होगी। तो देखिए, अग्नि को ये नहीं पता होता कि कौन इंसान है, कौन क्या है, कौन क्या है। जहां पर भी फैलती है सब कुछ जलाकर राख कर देती है, सब कुछ जलाकर समाप्त कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो एक जो बात थी वो थी सत्य की बात। तो हमेशा कहते हैं ना, सत्य की ही विजय होती है। तो उस समय पर सीता माता ने अग्नि को साक्षी मानकर, यानी कि उन्होंने अग्नि माता से कहा कि हे माता, यदि मैं अग्निदेव से कहा कि यदि मैं शुद्ध हूँ, यदि मैं अपनी विशुद्धता अपने मन से साबित कर रही हूँ, तो आप ही इसका न्याय करें। और वो अग्नि में बैठ गई थी और अग्नि ने सब कुछ जला दिया, लेकिन सीता माता को एक खरोच तक नहीं आई। तो उस समय पर भी जो लोग थे, वो लोग, उन्होंने कहा कि तिस पर भी, यानी कि इतना सब कुछ होने पर भी, कि तुमने मुझसे अग्नि परीक्षा तक दिलवा दी, और इतना सब कुछ होने पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। तो राम ने केवल अपने राज्य के कुछ लोगों के कहने पर, कुछ लोगों की बातों में आकर सीता को फिर से त्याग दिया। तो वो कहते हैं कि कुछ लोगों के मुंह से कुछ मिथ्यावाद सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या ये बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है कि रघुकुल की रीति और नीति के लिए, कि रघुकुल की जो रीति और नीति है, वहां पर एक तरह से उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जिसको अगर किसी को कोई वचन दे दिया जाता है, कोई बात अगर कह दी जाती है, तो उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। तो उन्होंने कहा, क्या यह तुम्हारे कुल के अनुरूप है? कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो रघुकुल की रीति है, रघुकुल की नीति है, तो उसमें किसी के साथ भी एक तरह से धोखा नहीं किया जाता, किसी को भी धोखा नहीं दिया जाता, सबका सम्मान किया जाता है, सबको बोलने का मौका दिया जाता है, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, सबको न्याय दिया जाता है, सबको इंसाफ दिया जाता है। लेकिन आज सीता माता के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि जब उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी थी, तो केवल राज्य के कुछ और लोगों के कुछ कहने पर ही उन्हें पुनः त्याग दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है? यानी कि जो काम तुम कर रहे हो दूसरों के कहने पर, क्या ये तुम्हारी विद्वता को शोभा देने वाली है? यानी कि तुम किसी की बात बिना सुने, किसी की बात बिना समझे, किसी पर बिना विश्वास किए लोगों के कहने पर उसको कैसे सजा दे सकते हो? क्या यही तुम्हारी विद्वता है? क्या यही से यहाँ से पता चलता है कि तुम कितने विद्वान हो, कितने पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा कि सीता का जो ये संदेश था, यह कटु नहीं तो क्या मीठा था? क्योंकि देखिए, इस टाइम पर जब सीता जो है एक तरह से गर्भवती थी और उनको उस टाइम पे वन में छोड़ दिया गया था, तो उस टाइम पे उनके मन से देखिए किस तरह की बातें निकली। तो वो बातें क्या आपको मीठी लग रही है? क्या सीता माता ने वो मीठी बातें कही है? वो कटु वाक्य ही तो है। उन्होंने केवल राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा है, जिनको जीवन भर वो अपने पति की पूजा करती रही, अपने पति को पूजती रही, और उन्होंने अंत में केवल राजा कहकर संबोधित किया है। आप देख सकते हैं, देखिए उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना। देखिए, उन्होंने केवल राजा मात्र कहकर संदेशा भेजा है। तो ये उक्ति ना तो किसी गवार स्त्री की है, और किंतु ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की। देखिए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि उस राजा से कह देना, तो ये उक्ति किसी गवार स्त्री की नहीं है। क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति अगर कुछ
कह रहा है, अगर कुछ एक तरह से बता रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो अज्ञानी है या वो पढ़ा लिखा नहीं है या ऐसी चीजें। तो ये कोई गंवार स्त्री नहीं थी सीता। सीता ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की पुत्री थी और मनवांदित महर्षियों के धर्म शास्त्र का ज्ञान रखने वाली थी। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यतम तस्वधर्मो मनुना प्रणीतः। तो सीता की धर्म शास्त्रता का यह प्रमाण, सीता की धर्म शास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ और दूर पर कवि ने दिया है, यानी कि उन्होंने फिर से इसका प्रमाण दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत और नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्यमेव मन्यु भर्यताग्रजे मैं कहकर राम पर क्रोध प्रकट किया है। क्योंकि जब सीता को वन में छोड़ दिया गया था तो वो वहां से चलते चलते वाल्मीकि के आश्रम में गई। तो वाल्मीकि जो है बहुत ही ज्यादा शांत, नीतिज्ञ, क्षमाशील तपस्वी है। और लेकिन सीता को ऐसी परिस्थिति में देखकर, सीता को ऐसी स्थिति में देखकर उन्हें भी उस टाइम पर राम पर बहुत ज्यादा क्रोध आया था और राम की बुद्धि पर, राम की नीति पर, राम की रीति पर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने राम को अस्तेय मन्यु भर्यताग्रजे में कहकर राम पर अपना क्रोध प्रकट किया था। अर्थात अतएव शकुंतला की तरह ही अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली, जैसे ही शकुंतला का परित्याग कर दिया गया था तो वैसे ही अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र जी के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वाधिक सार्थक है, सर्वथा स्वाभाविक है। यह ना पढ़े लिखने का परिणाम है और ना ही गंवारपन का और ना ही अकुलीनता का। तो अगर आप ऐसा नहीं कह सकते कि सीता पढ़ी लिखी नहीं थी, वो गंवार थी, वो कुलीन नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों की शिक्षा के विरोध में ऐसे कुतर्कों का देना बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसे कुतर्कों को देना। क्योंकि ये कहना कि स्त्री की शिक्षा एक तरह से परिवार के सुख को नष्ट करती है, समाज परिवार के सुख को समाप्त करती है। तो देखिए, क्योंकि जहां पर भी कुछ गलत हुआ वहीं पर उन्होंने आवाज उठाई। तो देखिए, पढ़ने लिखने में स्वयं में कोई ऐसी बात नहीं होती, यानी कि पढ़ने लिखने में स्वयं कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि कोई अनर्थ हो, जिससे कोई गलत हो। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है, यानी कि पढ़ाई लिखाई में अनर्थ का बीज नहीं होता। क्योंकि पुरुषों से भी अनर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों से ही अनर्थ होते हैं, पुरुषों से भी बहुत अनर्थ होते हैं और अपढ़ों से भी होते हैं और पढ़े लिखे से भी होते हैं। कई बार अपढ़ों से होते हैं और कई बार पढ़े लिखों से भी हो जाते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं। यानी कि कहीं पर आपको लगता है कोई अनर्थ हो रहा है, कोई दुराचार हो रहा है, कोई पापाचार हो रहा है, तो इसके कारण, इसके रीजन और ही होते हैं। आपको केवल यह नहीं मानना चाहिए कि ये अपढ़ है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है, ये इस तरह की चीजें कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो उस समय पर स्त्री शिक्षा के विरोध में जितने भी कुतर्क दिए गए थे, जितने भी बातें कही गई थी, उन सबका खंडन करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि जो एक तरह से कि अपढ़ जो अनर्थ होते हैं वो पुरुषों से भी होते हैं और खास तौर पर अपढ़ों से भी होते हैं और पढ़े लिखों से भी होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण होते हैं। जो अनर्थ होते हैं वो दुराचार यानी कि बुरा आचरण, दुरा अर्थात बुरा, चार
आचार अर्थात आचरण, बुरे आचरण, पापाचार अर्थात जो पाप से युक्त आचरण होते हैं, इनके कारण होते हैं। और ये व्यक्ति के चाल चलन को देखकर जाने जा सकते हैं, यानी कि आप व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर पहचान सकते हैं, ये दुराचारी है, ये पापाचारी है, ये एक तरह से ये गलत व्यक्ति है, ये सही व्यक्ति है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के हम व्यक्तित्व को देखकर, चाल चलन को देखकर, उसके रहन सहन को देखकर हम बता सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। तो अतएव लास्ट में ये बात निकलती है, लास्ट में ये बात आती है कि स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ाने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी या उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी या उन्हें पढ़ने की एक तरह से आजादी नहीं थी, तो वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते, यानी कि या तो वे लोग इतिहास को नहीं जानते हैं और या फिर वो जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो समाज की दृष्टि में जो ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर समाज को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए एक स्त्री का शिक्षित होना, एक लड़की का शिक्षित होना कितना ज्यादा जरूरी है आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। क्योंकि हमारे परिवार में हमारी जो पहली शिक्षिका होती हैं, परिवार में जो पहली शिक्षिका होती है एक बच्चे की, वो उसकी माँ होती है। सबसे पहला विद्यालय जो होता है बच्चे का, वो उसका परिवार होता है, उसका घर होता है, और उस घर की पहली शिक्षिका होती है उसकी माँ। यानी कि माँ ही बच्चे में एक तरह से जो शुरुआती संस्कार होते हैं, जो शुरुआती बातें होती हैं, अच्छा बुरा जो भी होता है, वो सब माँ ही बच्चे को बताती है। तो यदि एक माँ अच्छी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो कैसे, सबसे पहले तो वो कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी? क्योंकि देखिए बच्चे का पालन पोषण करने में भी माँ का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या बच्चे के लिए चीज सही है, क्या बच्चे के लिए गलत है, क्या चीज बच्चे को कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में, किस समय पर देना जरूरी है। तो ये सारी चीजें एक शिक्षित, एक पढ़ी लिखी माँ और ज्यादा अच्छे से कर सकती है। और दूसरा कि एक तरह से संस्कार जो होते हैं, जो समाज के लिए जरूरी होते हैं, समाज के लिए जो, अगर देखिए बच्चा जो पहली बार स्कूल में जाता है तो पता चलता है कि वो किस तरह की फैमिली से आ रहा है, किस तरह की फैमिली में वो रहता है, किस तरह के संस्कार वहां पर उसको दिए जाते हैं, किस तरह की बातें उसको वहां पर सिखाई जाती है। तो ऐसे लोग जो स्त्रियों की शिक्षा के विरोध में होते हैं, ऐसे लोग समाज की दृष्टि में दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। क्योंकि जिस तरह के संस्कार माता अपने बच्चे को देगी, जिस तरह की सीख माता अपने बच्चे को देगी, इसी तरह का हमारे आने वाला भविष्य होगा। तो ये समाज का अपकार करना है, समाज को गलत दृष्टि देना है, और समाज एक अपराध है ये। और सबसे बड़ी बात है समाज की उन्नति में बाधा डालना। यानी कि जो माँ बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी नहीं होगी, जो बेटी बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो कैसे वो आगे अपने समाज को, अपने परिवार को और अच्छे से रख पाएगी? तो शिक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, और उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक विषय है, और आज के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा, यानी कि आज के टाइम में तो शिक्षा में अवसरों की कमी नहीं है। तो बहुत सारे विषय हैं जिनका समावेश होता है, और पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण से यदि कोई स्त्री को पढ़ना अनर्थकारी समझे तो उसे प्रणाली का संशोधन करना चाहिए या कराना चाहिए।
और खुद को पढ़ने लिखने पर दोष नहीं देना चाहिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ संशोधन होने चाहिए, तो आपको इस शिक्षा को अनर्थकारी न मानते हुए उस पर संशोधन करना चाहिए, उस ना कि पढ़ने लिखने को दोष देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है, यानी कि जो लड़कों की शिक्षा प्रणाली है वो कौन सा बहुत अच्छी है। प्रणाली बुरे होने के कारण किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं, यानी कि क्योंकि लड़के भी बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो क्या उनके ऐसा करने पर किसी ने ये सलाह दी कि ये पढ़ाई किसी काम की नहीं है, सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं। तो आप खुशी से स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए, उन्हें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरह की शिक्षा देनी है, कहाँ पर देनी है, घर में देनी है या स्कूल में देनी है, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि पढ़ने लिखने में कोई दोष है। पढ़ना लिखना अनर्थकर है। तो यहाँ पर देखिए बताया कि आप स्त्री शिक्षा की प्रणाली में कुछ भी संशोधन करें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप बस ये ना कहें कि जो पढ़ना लिखना है वो बेकार है, इसमें दोष है या अनर्थकर है। वह अभिमान का उत्पादक है। जो पढ़ाई लिखाई होती है ये अभिमान का उत्पादक है। इससे क्या होता है, से अभिमान आता है या घमंड आता है, या यह ग्रह सुख का नाश करने वाला है। यानी कि ऐसा ना कहें कि क्या यह ग्रह सुख का नाश करने वाला है, यह कहना 16 आने मिथ्या है। ये तो जैसे हम कहते हैं ना, ये कहना 16 आने सच है, लेकिन ये कहना 16 आने मिथ्या है कि शिक्षा में दोष है, शिक्षा अनर्थकर है, शिक्षा अभिमान का कारण है, शिक्षा ग्रह सुख का नाश है। तो ये कहना 16 आने मिथ्या है, झूठ है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें हैं, जो शिक्षा की जो आवश्यकता है, जो शिक्षा की एक तरह से नीड है, जरूरत है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और मुझे लगता है चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा हमारा, और काफी सारी चीजें हमें इसमें पता चली, काफी सारी बातें हमें इसमें पता चली। और अब आगे यहाँ पर हमारे पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लास्ट सेशन में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, और साथ ही रिवाइज करके आज भी हमने यहाँ पर आगे कंटिन्यू करके अच्छे से पढ़ लिया है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रश्नोत्तर सॉल्व करने में। तो देखिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी हैं। तो देखिए यहाँ पर द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क दिए हैं। देखिए स्त्री शिक्षा का और उन्होंने क्या क्या तर्क देकर यहाँ पर समर्थन किया है स्त्री शिक्षा का। तो देखिए सबसे पहले जो पुरातन जो पंथी जो लोग थे वो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। और देखिए यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काफी सारे तर्क दिए हैं, काफी सारे तर्क इस प्रकार से दिए हैं स्त्री शिक्षा के विरोध में। जैसे उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो पुराने टाइम की जो स्त्रियां थी, ठीक है, पहले समय की जो स्त्रियां थी वो भी शिक्षा ग्रहण करती थी। जैसे उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है सीता का, रुक्मणी का, शकुंतला का, और ये सारे वेद पुराणों में भी इसका जो प्रमाण है वो क्लियर दिया गया है कि ये सभी स्त्रियां जो है वो शिक्षित थी, वो पढ़ी लिखी थी। और दूसरा एक और यहाँ पर बात उन्होंने कही है कि जो प्राचीन काल में अनेक
पदों की रचना भी स्त्रियों द्वारा की गई है। तो देखिए बिना पढ़े लिखे तो कोई स्त्री इस तरह के पदों की रचना नहीं कर सकती। और देखिए उन्होंने यहाँ पर बहुत ही एक मेन तर्क दिया है, वो तर्क ये है कि जैसे कहते हैं कि गृह कलेश, अगर घर का कलेश यानी कि अगर घर की शांति स्त्रियों की शिक्षा के कारण अगर एक तरह से खराब हो रही है, खत्म हो रही है, तो मर्दों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, रिश्वत लेना, हत्या जैसे दंडनीय अपराध है, क्या ये पुरुषों की शिक्षा के परिणाम नहीं हो सकते? जिस तरह से कहते हैं कि स्त्री की शिक्षा गृह सुख का नाश करती है, तो क्या ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर पुरुषों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाना है, क्योंकि जितनी भी चोरियां, डकैतियां, रिश्वत लेना, हत्या या जितने भी एक तरह से समाज में काम होते हैं, तो वो सारे पुरुष शिक्षा के परिणाम है कि वो पुरुष शिक्षित है इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा एक और इन्होंने तर्क दिया है कि जब ऐसे पुराने जमाने में स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी, तो अगर हमें उस अब नियम को हमें तोड़ना है, क्योंकि ये जो नियम है ये उन्नति में बाधक है, समाज की उन्नति में बाधक है, बच्चों की उन्नति में बाधक है, एक तरह से देश की उन्नति में बाधक है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा ये पहला प्रश्न था जिसको हमने यहाँ पर रीड किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए आसान सा प्रश्न है और यहाँ पर कहा है अपने शब्दों में लिखिए। तो अब आप इसको जरूर इस पर डिस्कस करें और इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर आप ये सारे एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़े, ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह की बातें चैप्टर में लिखी गई है। तो सेकंड जो प्रश्न है इसका उत्तर आप खुद से देंगे। अगला प्रश्न 3, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। उन्होंने एक व्यंग का सहारा लिया है इन कुतर्कों का खंडन करने के लिए। जैसे वो व्यंग क्या था, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, वे न पढ़ती तो वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। ऐसे इन अन्य अंशों को निबंध से छांटकर समझिए और लिखिए। देखिए सारे प्रश्न जो हैं वो केवल आपके लिए हैं, और यदि आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे लाइनें हैं और भी, जैसे स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूट। ठीक है। दूसरा यहाँ पर कहा है, स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने का परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी शिक्षा का परिणाम होना चाहिए। तीसरा एक पॉइंट यहाँ पर उन्होंने कहा था, आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया है जो तुमने मेरे साथ गांधर्व विवाह किया और उसके बाद मुकर गए। आप तो न्याय, नीति, सदाचार और धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। ये कहकर उन्होंने व्यंग किया। और दूसरा यहाँ पर उन्होंने सीता का एग्जाम्पल देकर भी रामचंद्र जी को केवल राजा कहकर संबोधित करने का भी एक उन्होंने बात यहाँ पर कही है। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न 4 में देखिए, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्रकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? तो पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए कई जगह पर यहाँ पर बताया गया है कि पुराने जमाने की जो स्त्रियां थी वो प्रकट में बोलती थी। ठीक है। तो प्रकट में बात करना, प्रकट में बातचीत करना उनके अपढ़ होने का परिणाम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये एक आम बोलचाल की भाषा थी उस समय पर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि उस समय पर जो भी एक तरह से किताबें लिखी जाती थी, जो भी नाटक किए जाते थे, जो भी मनोरंजन की चीजें होती थी वो सब प्रकट भाषा में ही होती थी, क्योंकि प्रकट ही एक आम बोलचाल की भाषा थी। जिस तरह आज हिंदी जनसाधारण की भाषा है, हिंदी बोलना, हिंदी लिखना, हिंदी पढ़ना अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हिंदी में अपने पत्र लिखते हैं, हिंदी में अपने एक तरह से बात रखते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप अशिक्षित हैं।
तो ये बिल्कुल यही बात यहाँ पर कही गई है। तो प्रकट बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत बिल्कुल भी नहीं था और बाकी सारी बातें आप पाठ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। अगर आपको मानव जीवन को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है, तो उसके लिए, क्योंकि देखिए प्रकृति ने ही स्त्री पुरुष में एक समाज को विभाजित किया है। तो सृष्टि में दोनों की समान भागीदारी है, दोनों के ही समान एक तरह से भागीदारी है। तो इसके आधार पर प्रकृति ने अपनी तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया है। स्त्री पुरुष मिलकर परिवार बनाते हैं, समाज बनाते हैं और इसी कारण दोनों का समाज में समान योगदान है। तो यहाँ तक जो ये सारी परंपराओं का प्रश्न है, तो उनसे उनके स्वरूप काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं, पहले से काफी ज्यादा बदलाव आ गए हैं, लोगों की मेंटलिटी चेंज हो गई है और समाज में काफी चेंजेस आ गए हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो बताया गया है कि उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा दें। तो बिल्कुल सही बात है, हमें उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में अंतर। तो देखिए, जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी, आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत अंतर है, जो कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आप इसमें अंतर आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने काफी अच्छे से इस चैप्टर को डिस्कस किया और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाठ हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी सारी नई बातें, नई चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिल रही है। चैप्टर को घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो इस तरह से हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।